गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिसीजन क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि हमारा जो नया टॉपिक इस समय चल रहा है, यह नीट और जेई के लिए बहुत ही उपयोगी है। और दूसरा बोर्ड एग्जाम भी हमारा नज़दीक आ गया है, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से चले और साथ ही साथ आपका नीट एग्जाम भी क्लियर हो जाए। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं और हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। और जब चीज़ें रिवीजन होती हैं तभी चीज़ें पढ़ने में उसका मज़ा भी आता है और चीज़ें समझ में भी आपको अच्छे से आएंगी। जैसा कि हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है आपका सॉलिड स्टेट, जिसमें से हमारा 2 पार्ट आ चुका है। इसके मतलब 2 वीडियो आ चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे के माध्यम से। अब आप देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है, वो सॉलिड स्टेट से रिलेटेड चल रहा है चीज़ें। तो कल इसके पहले हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसकी प्रीवियस लेक्चर हमारा था कि मैटर क्या है और इस मैटर कितने टाइप के होते हैं, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारा आया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, ये सॉलिड स्टेट के बारे में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं सुनील गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं आपका आज का जो टॉपिक हमारा है सॉलिड स्टेट के बारे में। तो हमारा चल रहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड हमारे कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि सॉलिड हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हमारा होता है एमार्फस सॉलिड। सॉलिड हमारे 2 टाइप के हो गए। पहला हो गया हमारा क्रिस्टलाइन, दूसरा हो गया एमार्फस। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, एमार्फस सॉलिड क्या होगा, इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीज़ें डिफरेंसेस होती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कैसे कैसे कॉन्सिस्ट करते हैं। हम आपको एक चार्ट के माध्यम से, एक आपको टेबल के माध्यम से बताते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक हमारा होता है एमार्फस सॉलिड। देखिए रही बात, अब एक होता है शेप की बात आती है। अब देखिए अब आपको एक चीज़ और बता दें, हमने जो क्लासिफिकेशन किया है सॉलिड का, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड किया जाता है 2 टाइप से। देखिए हमने आपको बताया, पहली चीज़ हमने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जो चल रहा था। अब हमने कहा कि सॉलिड हमारे 2 टाइप के होते हैं। तो यह बात हमने कैसे आपको बताया कि हमारा जो एक हमारा हो गया क्रिस्टलाइन, दूसरा हमारा हो गया एमॉर्फस। तो कैसे हुआ, देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन करने का हमारा आधार है, जो बेस हमारा है, वो है जियोमेट्री। हमने कहा कि जियोमेट्री के आधार पर हमारे जो सॉलिड होते हैं केवल और केवल 2 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए चीज़ें कई टाइप से हो सकती हैं, बस फ़र्क यह करता है कि हमारा जो क्लासिफाइड करने का जो बेस है वह क्या है। जैसे अभी हम कहें कि कितने लोग ऐसे हैं, अभी हम मान लीजिए अगर हम क्लासिफाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, किसी क्लास में 20 बच्चे 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो हम वहाँ पे यह कह दें कि इस क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल के हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल से ज़्यादा के हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्लासिफाई करने का जो बेस हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा एज के आधार पर, बाई एज हम कर रहे हैं। और अगर हम यह कहें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो जो आज ड्रेस पहन करके आए हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो आज ड्रेस पहन के नहीं आए हैं। तो मान के चलिए 10-15 बच्चे ड्रेस पहन कर आए हैं और 5 ड्रेस पहन करके नहीं आए। तो यहाँ पे हमारा जो बांटने का जो हो गया, जो क्लासिफाई करने का जो बेस हो गया, वह हमारा हो गया कि जो है कितने ड्रेस के आधार पे हमने बांट ड्रेस पहनने के आधार पे हमने बांट दिया, कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे ड्रेस पहन के आए, कितने ड्रेस पहन करके नहीं आए हैं। तो ऐसे हमारा यहाँ पे जो क्लासिफाई करने का जो हमारा बेस है, वह क्या है, जियोमेट्री है। तो जियोमेट्री के आधार पे हमने क्या आपसे कहा, जियोमेट्री के बेस पे हमारा जो सॉलिड होता है 2 टाइप से होता है। पहला क्रिस्टलाइन, दूसरा एमार्फस। अब देख क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता क्या है बेटा, इसका जो शेप होता है, इसका शेप जो होता है वह एकदम रेगुलर शेप होता है और इसका जो डिफिनिट शेप होता है रेगुलर शेप होता है। डिफिनिट का मतलब क्या हुआ, इसके जो भी पार्टिकल इसके होते हैं वह अपने जगह पे फिक्स होते हैं। इसके सभी पार्टिकल इसके एक लाइन में फिक्स होते हैं, इस तरह से होते हैं। इस तरह से इसके पार्टिकल ऐसे सभी एक प्रॉपर मैनर में फिक्स होते हैं। जो पार्टिकल जहां होना चाहिए जैसे, वह वहां पे होता है। अब देखिए
ये आपको दिख रहा होगा। इनके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वह सभी एक प्रॉपर मैनर में होते हैं, एक प्रॉपर रो में लगे होते हैं, इनका डेफिनिट शेप होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक स्पेस वो होता है, मतलब जो थ्री डायमेंशनल में इनका वो होता है। थ्री डायमेंशनल में जो हमारा स्पेस में कैसे मतलब ये करते हैं, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स हैं। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम अगर किसी एक डॉट को पकड़ते हैं, देख रहे हैं इसके 4 क्रॉस इसके आसपास हैं, 4 क्रॉस यहाँ पे हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल या अगर हम किसी क्रॉस को लेते हैं, तो इसके क्रॉस के आसपास देखिए 4 डॉट हैं, 4 डॉट हमको दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ये जो क्रॉस है इसके 4 पार्टिकल हैं, 4 डॉट हैं और एक डॉट के चारों तरफ क्रॉस हैं। मतलब ये फिक्स है। इसके जो भी पैटर्न है, जिसका जो पैटर्न बनने का जो तरीका है वह फिक्स पैटर्न पे है। देखिए यहाँ पे किसी प्रकार कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें बेटा डिफरेंट होता है, मतलब कोई भी अनडिफरेंट जहाँ उसकी इच्छा करती तहाँ वह रह जाता है। कोई किसी का इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है। कहीं भी ये लोग जा सकते हैं, कहीं भी ये लोग घूमते रहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है इनका। इस तरह से रहता है। हम इनमें कोई अब मान लीजिए इसको हम डाट पकड़े हैं, चारों तरफ यहाँ दिख रहा है हमको, इसको पकड़े हम तो यहाँ पे देखिए इस तरह दिख रहा है। इसमें चीजें क्या होती है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये इरेगुलर शेप में होते हैं, मतलब कहीं कोई कहीं भी रह सकता है, कहीं भी आता जाता है, मतलब कहीं भी वह रह सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो एमार्फस सॉलिड होते हैं इनका जो शेप होता है वह इरेगुलर होता है। और इनका शेप कैसा होता है, इनका शेप डिफिनिट होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वह डिफिनिट शेप होता है, इसकी जियोमेट्रिकल शेप होती है वो क्या होती है, डिफिनिट होती है। अब देखिए हमारा दूसरा क्या है, दूसरी बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की। अभी तक आपने समझा हमने क्या कहा, इसका शेप कैसा होता है, डिफिनिट होता है, इसका इनडिफिनिट होता है। अब देखिए, अब बात आती है एक चीज और की। हमने क्या कहा, जब बेटा इसका शेप डेफिनिट शेप है, डेफिनिट शेप हो गया। अब हमने आपको यह भी बताया कि इसके जो बेटा इनका जो इनकी जो पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वह सभी एक रेगुलर पैटर्न में हैं, सभी एक पैटर्न में अच्छे से सजे हुए हैं, इस तरह से करके। देखिए इस तरह से। बाकी इनका जो बेटा इस तरह के जब हैं, देखिए इनके बीच का जो बॉन्ड है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अब देखिए इनके बीच का जो इसके बीच का जो बॉन्ड है, इसके बीच का जो बॉन्ड है, इसके बॉन्ड की जो एनर्जी होती है भी सेम होती है। मतलब कि इसके सभी पार्टिकल की जो बॉन्ड एनर्जी है वह सेम है। ठीक। अब देखिए यहाँ सभी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम है। सेम इधर आते हैं हम, इधर हम देखते हैं कोई कहीं भी घूम रहा है, कोई कहीं भी रहता है, तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी बनती है वह सेम नहीं रहती है, इनकी बॉन्ड एनर्जी कभी सेम नहीं होती है। तो जब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की, इनका बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, एकदम डिफरेंट। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है एकदम फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे चीजें हैं, अगर हम इसको मान लीजिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक। हम अगर इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, मान लीजिए इसको हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसको गर्म किया, तो उस समय होता क्या बेटा, इनका जो बॉन्ड फिजन है, जो इनका बॉन्ड टूटता है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो सभी बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। जब सभी बॉन्ड सेम से ऐड हुए हैं और सभी बॉन्ड की एनर्जी भी सेम है, जो सभी बॉन्ड की एनर्जी सेम है तो इनका जो ब्रेक करने का वो एनर्जी भी सेम होगा। तो जैसे एनर्जी जब सेम होती है तो यहाँ पे होता क्या है, सभी बॉन्ड यहाँ पे एक साथ ब्रेक कर जाते हैं। इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह क्या होता है, फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। क्या होता है, फिक्स होता है और डिफिनिट होता है। अब बात हमारी आती है एमार्फस सॉलिड की। तो एमार्फस सॉलिड में बेटा क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह एक रेंज में होता है। कैसे होता है, रेंज में होता है, इन रेंज। अब इन रेंज का मतलब क्या हुआ, बेटा जो रेंज होता है, इसमें देखिए चीजें क्या होती है। रेंज हमने कहा कि रेंज में, तो रेंज का मतलब क्या होता है, देखिए रेंज का सिर्फ मतलब इतना, जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं गए, कोई सामान लेने आप गए, किसी दुकान पे गए, तो दुकान वाला सीधे कहता है भैया हम आपको कोई भी चीज कितने रेंज में दिखाएं। उसका पहला सवाल हमसे यही होता है कि भैया कोई भी चीज हो, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी चीज रखे हो, कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं दुकान पे, मान लीजिए हम सपोज जैसे हम कपड़ा खरीदने गए, तो सीधा कपड़ा वाला भैया हमसे एक सवाल करता है, भैया ये बताइए आप जो कपड़ा लेंगे भैया आपका रेंज क्या है, कम से कम भाई कितने तक आप खरीदेंगे, ये पूछा कितने तक आप सामान खरीदेंगे। मान लीजिए हमने उससे कहा भैया हमको तुम 1000 तक कपड़ा दिखा दो, कहाँ तक कपड़ा दिखा दो, 1000 तक कपड़ा दिखा दो। तो वह क्या करता है दुकान वाला, वह हमको 1000 के रेंज में, तो 1000 के अंदर
1000 के अंदर हमको कपड़े वह दिखा ताकि हम कपड़ा उससे परचेज कर सकें। उसी प्रकार से यहाँ होता है बेटा, यहाँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए सारी चीजें यहाँ पे हमको दिख रही हैं, इस तरह की चीज दिख रही हैं। जब इनकी बॉन्ड एनर्जी नहीं सेम है, मान लीजिए एक क्रॉस को, इसको डॉट को पकड़ रहे हैं, इसके अगल बगल 3-4 क्रॉस है, एक क्रॉस को पकड़े, इसके अगल बगल एक डॉट है, मतलब इनकी बॉन्ड एनर्जी नहीं सेम है। और जब इनकी बॉन्ड एनर्जी नहीं सेम है तो इनका बॉन्ड ब्रेक होने की एनर्जी भी नहीं सेम रहेगी। हो सकता है कोई 5 डिग्री पे टूटे, कोई 10 डिग्री पे टूटे, कोई 15 डिग्री पे टूटे। इनका जो बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से ब्रेक होगा। जब ऐसा इनका बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह एक रेंज में होता है। वही बात हम आपसे कहना चाह रहे थे कि रेंज का मतलब क्या हुआ, एक फिक्स नहीं होता है। वो क्या होता है, एक ऐसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए रबर है, अगर हम रबर को गर्म करते हैं बेटा, जब रबर गर्म होता है तो उस समय रबर पूरा नहीं मेल्ट होता है, कुछ भाग उसका मेल्ट हो गया होता है, कुछ भाग मेल्ट होने की पोजीशन पे रहता है, कुछ भाग सॉलिड रहता है। सेम इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो यह, इसीलिए हम कह सकते हैं इसको कि रेंज में हम कह सकते हैं कि रबर का मान लीजिए 50 से लेके 55 डिग्री के बीच वह मेल्ट होगा। लेकिन इसका क्या है, इसका एकदम सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे 50 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। या मान लीजिए अगर ये 100 डिग्री रहेगा तो ये 100 पर ही पूरा 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 का पूरा मेल्ट होगा। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ पार्टिकल बच जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पूरा मेल्ट नहीं होगा, 50 डिग्री पे कुछ होगा और कुछ 55 डिग्री पे होगा, कुछ 51 डिग्री पे होगा, कुछ 52 डिग्री पे होगा, कुछ 53 डिग्री पे होगा। मतलब क्या होगा, मतलब 50 से लेकर के 55 के बीच ये हमारा मेल्ट करेगा। मतलब कुछ 51 पे हो जाएगा, कुछ 52 पे होगा, कुछ 53 पे होगा, कुछ 54, मतलब इनका जो है फिक्स नहीं है किस टेम्परेचर पे फिक्स ये जो है मेल्ट करेंगे। लेकिन जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इनका टेम्परेचर जो है फिक्स होता है और यह जो है एक ही जो है टेम्परेचर पर पूरे पूरे मेल्ट हो जाते हैं। वह हमारा कहने का मतलब है। तो आप लोग रिवीजन करिए, बढ़िया से कीजिए, तभी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा। जब बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा तो आप लोगों का नीट में भी बढ़िया नंबर आएगा। नीट की तैयारी आप लोग कीजिए बढ़िया से। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इसका क्या था, फिक्स था, मतलब डिफिनिट था, इसका इन रेंज था। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी बेटा हमारी यह है कि मेल्टिंग एक क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है। एक होती है प्रॉपर्टी क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका मतलब होता है क्लीवेज का मतलब होता है काटने का, काटने की प्रॉपर्टी। कोई चीज अगर हम काटेंगे तो वह चीजें क्या होंगी। अब जैसे मान लीजिए इसको हम, अब सिंपल सी बात है, देखो हमने आपको पहले बताया है कि इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वह एक डिफिनिट पैटर्न में होते हैं, एक रो में होते हैं, मतलब एक लाइन से बढ़िया, जो पैटर्न सबके आसपास सभी के एटम समान, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सभी एक शेप में होंगे, उनका जियोमेट्री शेप होगा सेम होगा, वो रेगुलर होगा। तो बेटा जब उनका शेप रेगुलर होगा, जब उनको हम काटेंगे क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे तेज धार के, जब उसको हम क्या करें, कट करें, जब उसको हम कट करते हैं तो पाते क्या हैं, उनका जो प्लेन होता है वो प्लेन कैसा होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ प्लेन हमको मिलता है। कैसा मिलता है प्लेन हमको, स्मूथ तरीके से प्लेन मिलता है। लेकिन जब हम इसको काटते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को काटते हैं, तो हमको जो प्लेन मिलता है वो कैसा मिलता है, रफ मिलता है। जैसे मान लीजिए आप लकड़ी को काटते हुए देखेंगे, लकड़ी खुद काटिए कभी, जब हम लकड़ी को काटते हैं बेटा उस समय क्या होता है, लकड़ी का जो प्लेन एकदम जो है एकदम सपाट होता है, एकदम स्मूथ होता है, पूरा एकदम चिकना होता है, स्मूथ होता है। लेकिन अभी हम किसी रबड़ को काटें, टायर को काटें, रबड़ को काटते हैं या फिर टायर को काटते हैं, तो हमारा जो प्लेन होता है वह कैसा होता है, हमको रफ प्लेन मिलता है। वह प्लेन हमारा पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होता है बेटा, खुरदुरा टाइप होता है, जो बोलते हैं ना इधर ऊबड़ खाबड़, मतलब एक स्मूथ तरीके से वह नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये हमारा एकदम प्लेन है, ठीक, ये प्लेन दिख रहा है हमको, इसको जो हम काटेंगे बेटा ये भी प्लेन ही दिखेगा, क्योंकि इसके सभी पार्टिकल एक रेंज में, अगर लकड़ी को काटते हुए आप कभी देखे होंगे तो लकड़ी का जो सतह होता है एकदम एक प्लेन होता है, लकड़ी के जो जो होता है एकदम स्मूथ होता है। लेकिन
इसका एमॉर्फस सॉलिड का यानी कि रबड़ का। रबड़ को आप करते हुए देखे होंगे, रबड़ का कभी भी प्लेन नहीं होता है। ठीक, अब देखिए हमारी अगली प्रॉपर्टी है बेटा, क्लीवेज प्रॉपर्टी हमारी हो गई। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी। अब देखिए एनिसोट्रॉपी क्या होता है। जैसा कहने का मतलब क्या होता है, एनिसोट्रॉपी मतलब इनका जो इनको इनको जो हम देखेंगे, जो हमारा जैसे माने एनिसोट्रॉपी है, बस मतलब दैसिक, जिसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं दैसिकता, मतलब कि देखने की दिशा हमारी कैसी, इसको किस तरह से हम देख रहे हैं, क्या चीजें हम नहीं कर रहे हैं। इसमें एक चीज हम निकाला जाता है जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा एनिसोट्रॉपी हमको निकालना है। एनिसोट्रॉपी क्या होगा इसका मतलब, सेम होगा कि अलग अलग होगा, हमको यह जानना पड़ेगा। अब देखिए ये जो बेटा, जैसे मान लीजिए अभी अभी हम आपको एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा इसकी एनिसोट्रॉपी सेम होगी कि अलग अलग होगी। अब देखिए Na लेते हैं, Cl लेते हैं, Na लेते हैं, Cl लेते हैं, Cl Na Cl Na NaCl NaCl Cl NaCl Na, इस तरह से मान लीजिए पड़ेगा। Na पे हमेशा प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा नमक का स्ट्रक्चर बेटा इसी तरह से, सॉल्ट का स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, जो कॉमन सॉल्ट हमारे घर में यूज होता है। तो हमने कहा यह भी बेटा एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है चीजें, जब देखो, जब इसमें हमने कहा इसमें हम दो रेज पास कराएंगे, मान लीजिए एक रेज हमने इसको ऐसे इधर से, एक रेज जैसे यहाँ से हमने पास कराया, हम इसका अब देखिए यहाँ पे अलग क्या होता है, जैसे देखिए इधर हमको Na मिला, इधर Cl मिला, इधर Cl इधर Na, मतलब एक हमको एक चीजें सेम मिल रही हैं, मतलब NaCl मिल रहा है। लेकिन जब हम बेटा हम इधर से एक रे निकालेंगे, इस तरह से हमने एक रे ऐसे निकाला, एक तरफ हमको Cl मिल रहा है, एक तरफ हमको Na मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे केवल सेम Cl, यहाँ पे सेम Na, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा अलग आता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आता है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, क्या है यह है एनिसोट्रॉपी इन नेचर है, एनिसोट्रॉपी इन नेचर है। ठीक, अब इसमें क्या होता है भाई, इसके पार्टिकल फिक्स नहीं होते, इसके पार्टिकल तो फिक्स थे। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम एक Na को पकड़ते हैं बेटा, इसके चारों तरफ क्या दिख रहे हैं हमको, Cl दिख रहे हैं, और एक Cl पकड़ के चारों तरफ हमको क्या दिख रहे हैं, Na दिख रहे हैं। मतलब इनका जो पार्टिकल जो फिक्स है, सारी चीजें एक मतलब फिक्स पैटर्न में चल रही हैं, कोई अंतर आप नहीं पाएंगे इसके कहीं भी। आप कोई भी अगर इसको टुकड़ा मान लीजिए 20 से काटेंगे, तभी तो हमको ये प्लेन मिलता है। तो क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल फिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसीलिए इसको चीजें हमको प्लेन मिलती हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, इनमें देखिए क्या चीजें होती हैं बेटा, इनमें चीजें क्या होती हैं, इनका हमने आपको पहले बता दिया है। इनका जो होता है कोई फिक्स, कोई कहीं भी रहता है, अंट संट ये लोग अपना घूमते रहते हैं इधर उधर, कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए इस तरह से मान लीजिए, अगर मान लीजिए जिसमें हम इसका ऐसे निकालें, ऐसे निकालें, तो हमको इनमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंट दिखता ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं आइसोट्रॉपी। क्या बोलते हैं इसको हम, आइसोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हुआ भाई, ऐसा हमने किया और ऐसा हमने किया, हमने एक रे इधर से डाला, एक रे इधर से डाला, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आता है। क्योंकि भाई इसके जो पार्टिकल है, जब पार्टिकल इसका कहीं भी कोई मूव, कहीं भी कोई रहता है, एक तो है नहीं कि कोई पार्टिकल पार्टिकल इसका यहाँ फिक्स है, फिक्स पोजीशन पे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे देखिए ये क्या, ये नेचर में क्या होता है, आइसोट्रॉपी होता है, आइसोट्रॉपी इन नेचर होता है। ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है बेटा
अब देखिए 4 प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो गई। हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है ऑर्डर इन अरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑर्डर बोल सकते हैं। ठीक, देखिए इनका जो अरेंज इन ऑर्डर है, किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं, किस लाइन किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं, और एमॉर्फस हमारे किस ऑर्डर में ये अरेंज होते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक किस लाइन सॉलिड है। ठीक, हमने आपको पहले बताया कि अगर यह चीज़ें इसकी सब कुछ फिक्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, अगर हमको बिल्डिंग बना अच्छी बिल्डिंग बनानी है, तो उसके हमको जैसे मान लीजिए अगर कोई घर बनाता है, घर तो हर कोई बनाता है, मान लीजिए कोई कोई भी काम अगर कोई करता है, जो आदमी उस काम को बराबर करता है, अगर वह काम कर रहा है, तो क्या करेगा, हर एक चीज़ बढ़िया से नापेगा, उसको हर चीज़ करेगा उसमें, उसको बढ़िया सारी चीज़ें कौन चीज़ें कहाँ फिट होंगी, उसका एक पैटर्न वह बना लेगा कि बेटा इसको ऐसे से हमको रखना है, ऐसे से रखना, तब जाके हमारी ये बिल्डिंग लंबी बनेगी, ऊंची बनेगी, मतलब नींव मजबूत करेगा वह। तो नींव मजबूत करने के लिए क्या करेगा वह, वो हर एक छोटी-छोटी पहलू पे ध्यान देगा, छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देगा कि हमारा कौन-सा चीज़ कहाँ परफेक्ट रहेगा, तभी जाके वो चीज़ें मजबूत होंगी। ऐसा तो होता है। फिर हम करते क्या है, उसमें देखते हैं, पहले मान लीजिए एक ईंटा रखा, फिर उसको मापेगा, फिर दूसरा ईंटा कहाँ रखेंगे उसको देखेगा, सारी चीज़ें वो बढ़िया से माप-माप के रखेगा। तो अगर उसको बढ़िया चीज़ें करनी है, अच्छा बनाना है, तो क्या करता है वह, उसको एक लंबे पैटर्न में, जैसे मान लें अगर हमको कोई बिल्डिंग बनानी है, बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो हमको उसका हर एक चीज़ उसका जो ईंट है, इंच बाय इंच पूरा बढ़िया से उसको मेज़र करना पड़ेगा उसको। जब उसको बढ़िया से मेज़र करेंगे, तभी हमारी चीज़ें बढ़िया बन पाएँगी। उसी प्रकार से बेटा हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हमने आपको पहले बताया, इसके सभी पार्टिकल फिक्स पैटर्न पे होते हैं, फिक्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनका ऑर्डर कैसा होगा बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। कैसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, हमने आपको पहले बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनका जो एक एक पार्टिकल एक एक अपने अपने फिक्स पोजीशन पे होता है। अब फिक्स पोजीशन पे तभी इनके क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, फिक्स होते हैं, तभी इनका ऑर्डर कैसा होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं। इनका क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग बचपन में घर बनाते थे। जब बचपन में हम लोग घर बनाते थे बेटा, उस समय क्या होता था, 2-4 ईंटा हम लोग रखे, घर टूट जाता था। क्योंकि हमको बनाने का तरीका थोड़ी पता है कि कौन सा भाई पार्ट कहाँ रहेगा ताकि ये चीज़ें लंबी बनेंगी, ऊँची बिल्डिंग हमको बनानी है। ऐसा तो कुछ था नहीं। यहाँ तक कि बचपन में हम लोग जो स्टंप बनाते थे, क्योंकि बचपन में हम लोग छोटे-छोटे जब थे, तो गाँव में हम लोग खेलते थे। तो उस समय स्टंप बनता था, तो उस समय लकड़ी का ना होकर के हम लोग ईंटे का बनाते थे। तो वो हम लोग ईंटें तक खड़ा नहीं कर पाते थे, 2-3 फीट तक। उसको नहीं तो बताइए, उतना लंबी बिल्डिंग हम लोग कहाँ से बनाएँगे? तो जब वो लोग हम करते थे, तो वहाँ पे गिर जाता था। मतलब जो क्रिस्टलाइन जो एमार्फस सॉलिड होता है बेटा, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। कौन पार्टिकल कहाँ रहेगा, पता नहीं कहाँ रहेगा। अंड-संड सब जैसे घूमते रहते हैं इधर-उधर। तो उनका क्या होता है, उनका जो ऑर्डर होता है, जो जो वो मतलब अरेंज होते हैं, वो शॉर्ट रेंज में, जो कैसे कैसे अरेंज होते हैं? शॉर्ट रेंज में। उनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। कैसा उनका ऑर्डर होता है? अब देखिए हमने क्या कहा, इनका जो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये लंबी रेस का घोड़ा है, और ये हल्के रेस का घोड़ा है। अब देखिए, एक होता है, अब इनका नेचर कैसा होता है, नेचर जान लेना जरूरी है पहले। मतलब नेचर मतलब इनका स्वभाव कैसा है। ठीक है, अब देखिए नेचर हम जानेंगे। बेटा नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम हैं, हम अच्छे बच्चे हैं। जैसे दो लोग होते हैं, मान लीजिए दो प्रकार के बच्चे हैं, एक अच्छा बच्चा, एक बुरा बच्चा। जैसे मान लीजिए हम हैं, हमें आपको कह रहे हैं कि बेटा सुबह उठो, पढ़ो, समय से चीज़ें करो, सब चीज़ें अपना रिवीजन करो, तभी आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाए, नीट अच्छा आपका निकल जाए। हम ये आपसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप क्या हैं, आप सुबह उठें, अपना जो भी काम, फ्रेश हुए, सब कुछ किए, उसके बाद आप जो है निकल गए घूमने, आप नहीं पढ़े। यही कोई एक बच्चा और जिससे हम कहे थे, वह हमारी बात फॉलो कर रहा है। वो सुबह उठा, अपना फ्रेश हुआ, तुरंत खोल के लेक्चर बैठ गया, देख रहा है सर ने क्या-क्या बताया, क्या-क्या चीज़ें सर ने बोला है, उसको पढ़ रहा है बढ़िया से। फिर उसके बाद में नोट बना रहा है, प्रॉपर प्रॉपर तरीके से पढ़ रहा है, फिर स्कूल भी जा रहा है, फिर शाम को आके फिर पढ़ रहा है। जो चीज़ें हम होमवर्क दे जो जो चीज़ें हम कह रहे हैं बेटा इसको रिवीजन करो, चीज़ें पढ़ो, उसको वो पढ़ रहा है। मतलब वो सब काम वो बढ़िया से कर रहा है। जब सब वो काम वो बढ़िया से करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम यह कहेंगे कि ये अच्छा लड़का है, या ये अच्छा स्टूडेंट है। और जो काम नहीं कर रहा है, वो क्या है? अच्छा स्टूडेंट नहीं, मतलब केवल दिखाने के लिए है। तो ऐसे ही बेटा जो हमारा यह है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है,
इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ें फिक्स हैं, एक मतलब अच्छे पैटर्न पे है सब कुछ, इनका मतलब बढ़िया चल रहा है। इनको मतलब इनके पार्टिकल सब अच्छे जगह हैं, इनका डेफिनिट शेप है, सब कुछ इनका सेफ है। मतलब ये दिखाने के लिए हमको अच्छे अच्छे लग रहे हैं। जब बेटा ये सब काम सही कर रहा है, तो उसे कहेंगे अच्छा, ये भी सब काम अच्छा कर रहा था, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ट्रू सॉलिड। इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम ट्रू सॉलिड। और यह क्या है? यह सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है, कि दिखा रहा है कि हाँ हम भी सॉलिड की तरह हैं, लेकिन हम सॉलिड नहीं है। मतलब हम स्टूडेंट की तरह हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं है। कोई भी एक काम स्टूडेंट वाला हम नहीं करते हैं। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा सूडो सॉलिड। कौन सॉलिड होगा? सूडो सॉलिड बेटा होगा। कौन सॉलिड होगा? सूडो। ये होगा हमारा सूडो सॉलिड हो जाएगा। कैसा सॉलिड हो जाएगा? सूडो सॉलिड। मतलब कि यह केवल आभासी, इसे कहते हैं झूठा आदमी। झूठा है, इसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। ऐसा समझ में बात? हमने क्या कहा? ये ट्रू सॉलिड है और यह सूडो सॉलिड है। केवल दिखाने के लिए चीजें, हाँ कि भैया हम भी सॉलिड हैं, हमको भी आप मानिए, कि हमको भी जानिए कि हम भी सॉलिड हैं, हमको देख लीजिए, हाँ हम मार्केट में हैं। लेकिन ये झूठा है, इसको हल्का सा भी आप गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यह जो है बेटा मेल्ट हो जाएगा तुरंत, लेकिन यह तुरंत मेल्ट नहीं होगा। ठीक, ये कुछ समय बाद मेल्ट होगा, जब ज्यादा इसके टेम्परेचर देंगे तभी मेल्ट होगा। अब देखिए, बातें हो गई है मेल्ट होने वाली, ये हो गया हमारा सूडो सॉलिड हो गया। अब देखिए एक हमारा एक और है कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व मतलब इनका जो कर्व होता है, कर्व कैसे बनेगा, इनका कर्व कैसे बनेगा, इनका कर्व कैसे बनेगा, ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के हमारे कर्व कैसे बनेंगे, और हमारे एमार्फस सॉलिड के जो कर्व बनता है, इसका वह कर्व कैसे बनता है, यह चीजें हम आपको बताते हैं। इनका कर्व कैसे बनता है, देखिए। क्या बताएंगे आपको हम? कर्व के बारे में बताएंगे बेटा। कौन सा कर्व? कूलिंग कर्व। बेटा यह जो कर्व है, यह है आपका एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है। नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे नीट में समझ लीजिए, जैसे क्वेश्चन आते हैं कूलिंग कर्व के बारे में, कि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का कर्व कैसा बनता है और एमार्फस सॉलिड कर्व कैसे बनता है। एक आपका पूछ सकता है, यह पूछता भी है। तो इसके लिए आपको उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग रिविजन कीजिए, पढ़िए ध्यान से। देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको बताने के पहले हम आपको थोड़ी सी पीछे कक्षा में ले जाएंगे, क्लास 9th में ले जाएंगे, क्योंकि क्लास 9th में प्रैक्टिकल आप लोग पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, सिंपल चीज़ हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए है ये सब बर्फ का हमारा टुकड़ा ले रहे हैं हम, इसमें हम एक लगा दे रहे हैं थर्मामीटर, एक हम इसे लगा दे रहे हैं लैंप, लगा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, एक थर्मामीटर हमने इसे लगा दिया। अब हो क्या रहा है बेटा, हम इसको गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब देखिए, पहले जी हमने थर्मामीटर लगाया, हम मान ले रहे हैं यहाँ का टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना टेम्परेचर है? -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए, अगर हम इसको एनर्जी देंगे बेटा, हीट देंगे, लैंप से हीट देंगे, ये क्या है? लैंप है। अगर हम लैंप से इसको हीट देंगे तो होगा क्या? एनर्जी इससे निकलेगी, और जब एनर्जी निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितना होगा बेटा? -20 टेम्परेचर है हमारा इस समय। अगर हमारा टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो कितना होगा? अगर टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज होगा बेटा, तो
19 डिग्री होगा, -18 होगा। इसी तरह टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर हमारा कितने पे चला आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला आएगा। जैसे ही टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा, वैसे ही यह जो है टेम्परेचर में जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, वह इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा, बताते हैं आपको। उस समय होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ यह होगा कि हमारे जो पार्टिकल, जो हमारे यह बर्फ के टुकड़े हैं, या क्या होंगे, क्यूब हैं, आइस क्यूब हैं, यह जो है मेल्ट हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, फिर मेल्ट होने के बाद यह बन जाएंगे हमारे लिक्विड स्टेट में हो जाएंगे, यानी कि क्या बन जाएंगे, पानी बन जाएंगे, जल बन जाएंगे, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। आया समझ में, हमने क्या कहा, हमने इसको एनर्जी दिया, बर्फ हमारा मेल्ट हुआ, यानी कि आइस मेल्ट हुआ तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। और फिर उसके जब यह पूरी तरीके से लिक्विड बन गया बेटा, उस समय क्या चीज़ें होती हैं, फिर हमारा टेम्परेचर फिर बढ़ना स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है, अब देखिए टेम्परेचर फिर बढ़ेगा हमारा, एक हुआ, मान लीजिए बढ़ता चला जा रहा है, 10, 10, 20, इसी तरह बढ़ रहा है, 10, 20, 30, इंक्रीज होते 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 कहाँ पहुंच गया, 100 डिग्री पे पहुंच गया। जब 100 डिग्री पे पहुंच गया, अब देखिए क्या होगा, फिर उस समय टेम्परेचर बढ़ना हमारे थर्मामीटर में इनकी जो ना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर देखेंगे ये सभी जितने भी हमारे लिक्विड स्टेट होते हुए थे कन्वर्ट, अब ये क्या बन जाएंगे, अब ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अब ये गैस बन जाएंगे। जैसे ये गैस बनने लगे, अब देखिए हमने आपसे दो चीज बताए थे कि 0 डिग्री पे टेम्परेचर बढ़ना हमारा बंद हो गया था, और 100 डिग्री पे हमारा टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। तो उस समय क्या हो रहा था बेटा, उस समय हम भाई एनर्जी तो हम लगातार दे रहे हैं, हाँ, जब एनर्जी इसको लगातार हम दे रहे हैं तो उस समय हम यह पाते हैं कि जो हमारा 100 ये चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें हो रही हैं, ये इसलिए हमारा टेम्परेचर यहाँ पे नहीं बढ़ रहा था बेटा। उस समय ये जो थर्मामीटर हम लगाए थे, इस थर्मामीटर में हम यह पाए थे कि जब एनर्जी हमारा टेम्परेचर हमारा नहीं बढ़ रहा था, हम इसको एनर्जी तो दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर उस समय हमारा जो यूज हो रहा था वह इसके स्टेट चेंज में हो रहा था। क्यों, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था। उस समय जो टेम्परेचर हम दे रहे थे, इसीलिए इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था। वह एनर्जी कहाँ कहाँ हो रही थी यूज, इसके इसके इसका जो स्टेट है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था। फिर उसके बाद क्या आया हमारा, फिर एक टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री आया। उस समय क्या हो रहा था, सेम प्रोसेस, उस समय क्या हो रहा था, यह लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा था, इसीलिए टेम्परेचर यहाँ पे यह रुका हुआ था। तो इसका कर्व जब बनाते हैं बेटा तो ऐसे बनता है, देखिए देखिए ये हमारा हॉट वाला कर्व है, कूलिंग कर्व है नहीं। देखिए यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ, पहुंचा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 100 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी चेंज इन स्टेट होगा। ठीक, ऐसे हमारा एक बनता है टी और टी के बीच। ये ग्राफ हमेशा किसके बीच रहता है, टी और टी के बीच, मतलब कि टाइम और टेम्परेचर के बीच। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा हो गया हॉट वाला कर्व, जैसा हमने गर्म किया है। अब हमारा देखिए कूलिंग कर्व कैसे होता है। बेटा हमारा कूलिंग कर्व ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई चीज गैस स्टेट में थी, उसको हम कूल करेंगे, ठीक, ऐसे होगा ये प्रोसेस। यहाँ पे 100 डिग्री, चेंज इन स्टेट, यहाँ 0 डिग्री, चेंज इन स्टेट, देखिए। तो बेटा ये हमारा जो बना है यह चेंज इन स्टेट, इसे बोलते हैं बेटा नॉन कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कूलिंग कर्व होता है वह कैसा होता है, नॉन कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह का ग्राफ बनता है, टाइम और टेम्परेचर के बीच नॉन कॉन्टिन्यूअस
निवस बनता है। अब देखिए, अब हमारा ग्राफ एमआर उसका कैसा बनता है। एमआरफस सॉलिड ग्राफ कैसे बनता है, देखिए आपको बताते हैं। मैं भी देखिए, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका कूलिंग कर्व कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, टी और टी के बीच। मतलब ये समय के साथ, टाइम के साथ यह बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। ठीक, इसमें किसी प्रकार कोई कहीं रुक नहीं रहा है। मतलब यह प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रही है, लगातार नहीं हो रही, इसीलिए नॉन कॉन्टिन्यूअस हो गया। और यह प्रोसेस लगातार हो रहा, मतलब कोई चीज़ लगातार या ठंडी होगी तो इसको सॉलिड बना सकते हैं ठंडा करके, तो क्या होगा, ये चीज़ें लगातार होंगी। चूंकि इसमें कोई, हमने आपको पहले बताया, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। क्यों, इसका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है, और रेंज में होने के कारण ही इसका जो ग्राफ आता है वह कॉन्टिन्यूअस आता है। और इसका रेंज में ना होने के कॉन्टिन्यूअस इसका नहीं आता। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसे हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस। बेटा यह ग्राफ बहुत जरूरी है, यह ग्राफ आप लोगों को बढ़िया से जान लेना चाहिए। देखिए ये हमारा क्रिस्टलाइन का ग्राफ है और ये हमारा एमॉर्फस का ग्राफ है। ठीक है, अब देखिए, तो ये हमारा हो गया, यह टॉपिक हमारे पूरी तरीके से हो गई खत्म। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होगा, वह हमारा टॉपिक है कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वह कितने टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। अभी तक हमें यहाँ पे पढ़ लिए कि हमारे कितने प्रकार के होते हैं सॉलिड। सॉलिड हमारे होते हैं दो प्रकार के, टू टाइप के होते हैं सॉलिड। कौन कौन सा, क्रिस्टलाइन और एमार्फस। हमने पढ़ा कैसे इसको, हम इसको यह जाने कि जो हमारे जो सॉलिड होते हैं बेटा, इसको हमने क्लासीफाई कैसे किया, जियोमेट्री के आधार पर क्लासिफाइड किया। तो जियोमेट्री के आधार पर हमने यहाँ क्लासिफाई किया, तो हमारे सॉलिड दो प्रकार के हुए। इस प्रकार से हमारा जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा, ये हमारा होता है कितने टाइप का, फोर टाइप का होता है। जब ये फोर टाइप का हमारा होता है, तो इसमें भी हम देखते हैं हमारा फोर टाइप का होता है। तो इसको हम जो क्लासिफाइड करते हैं, वह हम करते हैं इसके जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, उसी के आधार पे हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो बाकी की चीज़ें देखिए स्टूडेंट, अभी हमारा, अब इसको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो हम आपसे बस यही निवेदन बार बार करेंगे कि आप लोग हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हद ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए, ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, जो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, कि मतलब हम जो है कहीं जाके कोचिंग करें या कुछ कर पाएँ। उससे बेहतर माध्यम यही, सबसे बेहतर माध्यम कि आप ये वीडियो को देखिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा, आप अगर आपको मान लीजिए अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको शेयर कर दीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हो सकता है उनको अच्छा लगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब अच्छा पैसा देके कोचिंग नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें आपको निःशुल्क में मिल रही हैं, बिना किसी फीस के। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और अपनी तैयारी जम के कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में, आपका आने वाला जो एग्ज़ाम हो बहुत उज्ज्वल हो। हम यही कामना करते हैं। उसके साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।